हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल चौधरी जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज अपन राजस्थान पॉलिटी का बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और वो है विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र आपके सिलेबस में नागरिक अधिकार पत्र। आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए। आरएस प्री के सिलेबस में एक टॉपिक लिखा लोक नीति, और इस पे मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोक नीति का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। आज अपना टॉपिक रहने वाला है विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। भले ही आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, इवन पटवारी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक है विधिक एवं नागरिक अधिकार पत्र। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर हैं, और अधिकांश बुक्स में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र में यानी सिटीजन चार्टर में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उसी को आज अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लोक नीति का ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ मैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज अपना चैप्टर है विधिक एवं नागरिक अधिकार पत्र। दोस्तों, कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी, भले वो कॉलेज लेक्चर के लिए हो, आरएस के लिए हो, सब इंस्पेक्टर के लिए हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, पटवारी, किसी भी रीट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, राजस्थान पॉलिटी मेरे यूट्यूब चैनल पर रीट हो चुकी है। ये इसका लास्ट लेक्चर है, विधिक और नागरिक अधिकार पत्र। आप क्लियर कंसेप्ट करना चाहते हो, आपके कंसेप्चुअल क्लियर हो, वैसे कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट राहुल पे सर्च कर लीजिए। वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी के 20 से 22 लेक्चर इन कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी में वहाँ पर करवा चुका हूँ आपको। तो आज राजस्थान पॉलिटी का लास्ट लेक्चर है जो अपन देखना चाह रहे हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी कोई क्यूरीज हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो जहां आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ अवेलेबल होगी, और ऑल राजस्थान पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। तो इस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जीके पॉइंट राहुल के नाम से। चलिए दोस्तों, आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने चैप्टर का नाम है विधिक अधिकार एवं विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। देखिए, विधिक अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कुछ अधिकार जो विधि द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, कानून बनाकर उन अधिकारों को लागू करवाया जाता है, आमजन को उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं विधिक अधिकार। एक है सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, कि नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, वो एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से प्रत्येक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दोनों के बारे में जानेंगे। पहले से देख लेते हैं विधिक अधिकार, यानी विधि के द्वारा अधिकारों को लागू करवाना, प्रदत्त करवाना, यानी आमजन के लिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विधि के द्वारा उन्हें लागू करवाया जाता है ताकि आमजन को प्रशासन में सहूलियत हो, आमजन को विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, लोक सेवा गारंटी एक्ट, यानी ये एक्ट बनाया गया है जिसके माध्यम से लोक सेवाओं की गारंटी दी जाती है। जन सुनवाई अधिकार, यानी जन सुनवाई के लिए एक विधि बनाई गई है ताकि जन सुनवाई का आपको अधिकार मिल सके। सूचना का अधिकार, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया है एक कानून बनाकर, ठीक है। इसी प्रकार मनरेगा, यानी आपको रोजगार की गारंटी दी गई है विधि बनाकर, यानी विधि बनाकर आमजन को जो अधिकार दिए जाते हैं, प्रदत्त किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं विधिक अधिकार। शायद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। विधिक अधिकार नैतिक अधिकारों और मूल अधिकारों से भिन्न है। इथिकल वैल्यू, जो इथिकल राइट्स होते हैं, ये नैतिक अधिकार, और ये आपके फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इन दोनों से अलग होते हैं। कौन से? विधिक अधिकार। मूल अधिकार पूरे राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक ही होते हैं और इनका संविधान में उल्लेख होता है। मूल अधिकार पूरे राष्ट्र के नागरिकों के लिए एक होते हैं, संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए एक ही मूल अधिकार होते हैं। लेकिन विधिक अधिकार प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होते हैं, प्रत्येक राज्य के द्वारा अलग अलग विधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार संवैधानिक होते हैं लेकिन विधिक अधिकार संवैधानिक के नहीं होते हैं। तो मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा, नैतिक अधिकार, इथिकल जो राइट्स होते हैं
वो भी विधिक अधिकार से भिन्न होते हैं। तो विधिक अधिकार नैतिक अधिकारों और मूल अधिकारों से भिन्न होते हैं, क्योंकि विधिक अधिकार राज्य की मान्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता। क्योंकि विधिक अधिकार, विधि कौन बनाता है? प्रत्येक राज्य के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अलग अलग विधि बनाई जाती है। तो जो विधिक अधिकार है ये, इसके लिए राज्य की मान्यता चाहिए, राज्य का अप्रूवल चाहिए, और राज्य ही इनको इन्फोर्स करा सकता है, लागू करवा सकता है। ठीक है, तो इस मायने में ये मौलिक अधिकारों और नैतिक अधिकारों से भिन्न है। ईयरिंग ने एक पब्लिकेटर थे, लोक प्रशासक थे ईयरिंग। उन्होंने विधिक अधिकार को डिफाइन किया। उन्होंने कहा अधिकार विधि द्वारा संरक्षित होते हैं, यानी ऐसे अधिकार जो विधि द्वारा संरक्षित होते हैं, यानी कानून के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं, उन्हीं अधिकारों को क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार। यानी ऐसे अधिकार जो विधि द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विधिक अधिकार बोलते हैं, यानी कानून के द्वारा लागू करवाए जाते हैं। दूसरा, सामान्य ने क्या कहा था? विधिक अधिकार विधि के नियम या शासन द्वारा मान्य और सुरक्षित होते हैं। यानी जो विधिक अधिकार है वो विधि के द्वारा, नियम, कानून के द्वारा या नियम के द्वारा बनाए जाते हैं और वही मान्य और सुरक्षित होते हैं। यानी जिसको विधि के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, विधि के द्वारा अप्रूवल किया जाता है, विधि के द्वारा मान्य किया जाता है, तो विधि के द्वारा जिन अधिकारों को मान्य किया जाता है, लागू करवाया जाता है, उन्हें बोलते हैं विधिक अधिकार। आई थिंक आपका कंसेप्ट समझ में हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि विधिक अधिकार में पढ़ना क्या है, कौन कौन से विधिक अधिकार आपको दिए गए हैं। तो आम नागरिकों को कुछ प्रमुख विधिक अधिकार दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। यानी इस विधिक अधिकार टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो विधिक अधिकार में राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 पढ़ना है, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 पढ़ना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पढ़ना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005 पढ़ना है, मनरेगा 2005 पढ़ना है, घरेलू महिला हिंसा कानून 2005, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, PCPNDT 1994। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये कुछ अधिकार हैं जो विधि बनाकर आम नागरिकों को दिए गए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो विधिक अधिकार अब आपको समझ होंगे, यानी कुछ ऐसे अधिकार जो विधि बनाकर दिए जाते हैं, विधि बनाकर उन्हें लागू किया जाता है। जैसे लोक सेवाओं की गारंटी दी गई है एक्ट बनाकर, जन सुनवाई का अधिकार दिया गया है, उपभोक्ताओं को उनके संरक्षण का, प्रोटेक्शन का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार दिया गया है, रोजगार की गारंटी दी गई है, महिला उत्पीड़न से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, खाद्य सुरक्षा का लिए एक्ट बनाया गया है। यानी ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आम नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। आप जन सुनवाई का अधिकार दिया गया है, लोक सेवाएं प्रदान की जाएगी आपको, उपभोक्ताओं के राइट, सूचना का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार दिए गए हैं विधि बनाकर, इसलिए इन्हें बोलते हैं विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार और अन्य। ये आपको पढ़ोगे तो आपका कौन सा टॉपिक पूरा हो जाएगा? विधिक अधिकार पूरा हो जाएगा। और सिटीजन चार्टर एक अलग कंसेप्ट और अलग टॉपिक है। चलिए आगे इसी पर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो विधिक अधिकार क्या होते हैं, दूसरा इसमें पढ़ना क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि विधिक अधिकार में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। यदि दोस्तों लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, और समझ में नहीं आ रहा है एंड तक देखें और समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई होप कम्प्लीटली विधिक अधिकार कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज लेक्चर में एंड तक बने रहिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट इस लेक्चर पर इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, आज अपन पहला पढ़ रहे हैं इसमें से, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011। तो देखो नाम में राजस्थान सरकार ने लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी दी है और उसके लिए एक अधिनियम बनाया है। ठीक है, विधि बनाई है, अधिनियम बनाया है। ठीक है, तो लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी, जैसे आपको प्रत्येक विभाग की अलग अलग, जैसे 18 विभागों की 153 सेवाओं के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है कि ये सेवाएं आपको एक निश्चित समय में मिलेगी, और यदि आपको एक निश्चित समय में ये सेवाएं नहीं मिलती तो आप शिकायत कर सकते हो और आपकी शिकायत का निराकरण होगा। मान लीजिए आपका बिजली का मीटर ख़राब हो गया, तो बिजली का मीटर कितने समय में
शिकायत करने के बाद ठीक होगा, उसके निश्चित समय, एक फिक्स टाइम पीरियड है कि आप कंप्लेन करने के बाद इतने दिन में आपको बिजली का जो आपका मीटर है वो ख़राब था वो ठीक हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पानी की समस्या है, ठीक है, तो एक निश्चित समय के इतने दौरान में आपकी पानी की समस्या का यदि कंप्लेन करते हो तो निराकरण हो जाएगा। मान लीजिए बिजली की बिल की समस्या है, ठीक है, या आपकी और कोई इसी प्रकार की समस्या है, 18 विभागों की 153 सेवाएं जो इसमें आती है, वो सेवाएं आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में मिलेगी, और नहीं मिलती है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो। तो नाम है लोक सेवाएं, वो आपको प्रदान की जाएगी, एक फिक्स टाइम पीरियड में प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसकी एक गारंटी दी जा रही है कि ये 18 विभागों की 153 जो सेवाएं हैं ये एक फिक्स टाइम बाउंड में आपको प्रदान की जाएगी, इसकी सरकार गारंटी देती है। और यदि नहीं प्रदान की जाती तो आप उस अधिकारी के विरुद्ध, लोक सेवक के विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी एक्ट 2011 क्या है, कि इसमें सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। और कितनी सेवाएं, तो 18 विभागों की, 18 तो डिपार्टमेंट है, और उसकी कितनी 153 सर्विस आपको उपलब्ध करने की गारंटी दी जाती है। तो देखते हैं क्या है लोक सेवाओं के प्रदान करने गारंटी एक्ट 2011, ठीक है, 2011। पहला क्वेश्चन, यह अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 14 नवंबर 2011 से संपूर्ण राज्य में लागू हुआ, 14 नवंबर से, ठीक है। तो ये डेट याद रखें, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर टाइप करें, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू हुआ था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पीटी का ये बन सकता है। दूसरा, संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था, और उस समय 2011 में राजस्थान के तात्कालिक चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत। तो डेट याद रखें बस, कब लागू हुआ, तो 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। क्या है ये अधिनियम लोक सेवा गारंटी एक्ट, क्या है, ये राजस्थान की जनता को एक फिक्स टाइम बाउंड में, एक निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है। तो हमने बात की कि राजस्थान की जनता को एक निश्चित टाइम पीरियड में लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विस प्रदान करने की गारंटी देता है। तो बताओ किसको देता है, आम जन को, राजस्थान की जनता को। तो बताओ आम जन की सक्रिय भागीदारी, अधिकारी कर्मचारी समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। आम जन यदि कंप्लेन करता है तो एक निश्चित टाइम बाउंड में अधिकारी और कर्मचारी आपको सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, वो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या है, बाध्य हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार इसकी गारंटी देती है। अब देखिए, हमने कहा कि फिक्स टाइम बाउंड में आपको सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी, तो कितनी सर्विस उपलब्ध कराएगी। तो जब ये एक्ट लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को, जब ये एक्ट लागू हुआ था तब इसमें कहा गया था कि 15 विभागों की 108 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जब ये एक्ट लागू हुआ था तब आपको 15 विभागों की 108 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में सेवाओं को बढ़ाया गया, विभागों को बढ़ाया गया, इसमें 3 और विभागों को ऐड कर दिया। तो 15 विभागों की जगह कितने हो गए, 18 विभाग हो गए, और 108 सेवाओं की जगह कितनी होगी, 153 सेवाएं। अब आपको वर्तमान में 18 विभागों की 153 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रारंभ में पूछे तो 15 विभागों की 108 सेवाएं। वर्तमान में कितनी सेवाएं इस एक्ट के तहत उपलब्ध कराई जाती है, लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत, तो 153 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कितने विभागों की, 18 विभागों की उपलब्ध कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका कि वर्तमान में 18 विभागों की 153 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि प्रस्तावित क्या है, तो इस एक्ट में कहा गया कि 25 विभागों की 200 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, कराई नहीं जा रही, अभी कराई जाएगी। जब एक्ट पूरी तरह आपको बताया लागू हो जाएगा तो इसमें जो प्रस्तावित है इस एक्ट में कि 25 विभागों की 200 सेवाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी उपलब्ध करा कितनी जा रही है, 18 विभागों की 153 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कराई जाएगी कितनी, तो 18 की जगह बढ़कर हो जाएंगे 25, और 153 की जगह हो जाएगी 200 सेवाएं। स्टार्टिंग में कितनी थी, तो देखो ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब किया गया तो 15 विभाग थे और 108 सेवाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 18 विभागों की 153 है, और फाइनली कितनी प्रस्तावित है, तो 25 विभागों की 200 सेवाएं प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन क्या पूछे वो डिपेंड करता है। जैसे RS प्री में पूछा गया था कि जब लागू किया गया था 14 नवंबर 2011 को तो कितनी सेवाएं, 108 थी। वर्तमान में पूछे तो 153, और कितनी प्रस्तावित है, तब आपका आंसर होगा 200। ये ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लागू किया गया तब, वर्तमान में, या कितनी प्रस्तावित है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है।
नेक्स्ट, राजस्थान गारंटेड ऑफ डिलीवरी पब्लिक सर्विस, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, इसके उद्देश्य क्या है? कोई भी एक्ट है, प्री और मेंस दोनों एंगल से पढ़ेंगे। प्री के एंगल से तो दो फैक्ट याद रखना, कब लागू किया गया, दूसरा फैक्ट याद रखना आपको कि कितने सेवाएं उपलब्ध की जा रही है। लेकिन कुछ मुख्य उद्देश्य भी देख लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक तो देखो, जब अधिकारी और कर्मचारी बाध्य हैं कि वो फिक्स टाइम बाउंड में सर्विस उपलब्ध कराएंगे, यदि जनता कंप्लेन करती है तो फिक्स टाइम पीरियड में आपकी उस शिकायत का निराकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भ्रष्टाचार में क्या आएगी? एक तो कमी आएगी। जब आपको पता है भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और जो आपका सरकारी अधिकारी और कर्मचारी वो जनता के प्रति क्या हो जाएगा? जवाबदेह हो जाएगा, क्योंकि उसको फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लेन का निराकरण करना है, कंप्लेन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार में कमी आएगी तो पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ साथ लोक जवाबदेहिता, यानी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। इससे और क्या होगा? एक फिक्स टाइम पीरियड में जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिक्स एक टाइम पीरियड होगा जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखो, जनता को प्रभावित से देखो, जनता यदि किसी समस्या से गूंज रही है जो या जूझ रही है, जनता को कोई शिकायत है, ठीक है, तो उसके लिए एक निवारण सिस्टम बना दिया कि यदि आपको कोई समस्या है, 18 विभागों की 153 सेवाओं में से किसी सेवा को प्राप्त करने में समस्या आ रही है, तो आप इस सिस्टम के पास जाइए और वहाँ आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बताओ, शिकायत का निवारण तंत्र उपलब्ध करा दिया इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से आमजन और लोक सक्रिय, देखो, आमजन लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को कंप्लेन करेंगे तो इन दोनों के बीच दोनों की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि होगी। प्रशासन में लोक सेवा प्रतिबद्धता समयबद्धता, देखो, प्रशासन लोक सेवक क्या करेंगे? प्रतिबद्ध सेवा उपलब्ध करने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड में उसे उनकी कार्य कुशलता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने का एक विधिक अधिकार प्रदान करना, इसके माध्यम से हम लोक सेवा गारंटी एक्ट के माध्यम से कर क्या रहे हैं, ठीक है, लोगों को 18 विभागों के 153 सेवाएं उपलब्ध कराने की विधिक अधिकारी तो दे रहे हैं, एक अधिकार दे रहे हैं कि आपकी शिकायत का यदि सॉल्यूशन नहीं होता, 153 सेवाएं आपको नहीं मिल रही है और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और फिक्स टाइम पीरियड में आपकी कंप्लेन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या रहे हैं? एक अधिकारी तो दे रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं। तो यही तो है विधिक अधिकार या लोक सेवा गारंटी एक्ट। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी एनालिटिक अप्रोच का क्वेश्चन आए तो यहाँ से भी आ सका, और मेंस 2018 में पूछा भी गया था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट की प्रमुख विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। ये 100 वर्ड का क्वेश्चन था। तो चलते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट के प्रमुख प्रोविज़न क्या क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है। तो हमने कहा अभी 18 विभागों की कितनी 153 सेवाएँ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। 18 विभागों की कितनी 153 सेवाएँ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरा, अब सेवा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? व्यक्ति संबंधित कर्मचारी, जिस डिपार्टमेंट से आपकी शिकायत है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है या कर्मचारी है उसके पास आपको आवेदन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई सेवा चाहिए तो आप उस अधिकारी और कर्मचारी के पास उसके लिए अप्लाई करोगे। मान लीजिए आपको अपने प्लॉट का, आपने कोई प्लॉट खरीदा है और उसके बारे में जानकारी चाहिए या उसका नक्शा चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप एडीए में जाओगे और जो सेवा आपको चाहिए उसके बारे में एक फॉर्म भरोगे और फॉर्म भर के आपको वहाँ अप्लाई कर दोगे यानी आवेदन कर दोगे, ठीक है। तो पहले आप उस कर्मचारी को जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए नियुक्त किया गया है, उस कर्मचारी को आपकी सेवा, जो आपको सेवा चाहिए उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए अप्लाई कर दिया तो वो कर्मचारी आपको एक रिसिप्ट देगा और उस रिसिप्ट में ये लिखा होगा कि इतने दिन के अंदर आपको ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी, यानी एक समय सीमा का उल्लेख होगा कि इतने दिन बाद आकर आप अपनी इसे जो भी आपने सर्विस के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको रिसिप्ट मिलेगी, और रिसिप्ट में डेट भी मेंशन होगी और डेट के अनुसार आपको उस डेट के अंदर अंदर आपको वो सर्विस मिल जाएगी। तो पहला, कितने विभागों की 18 विभागों की 153 सेवाएँ। सेवा प्राप्त करने के लिए प्रोसेस क्या है? आपको आवेदन करना पड़ेगा, फिर आपको रिसिप्ट मिलेगी और उस रिसिप्ट में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कराएं उनका भी उल्लेख होगा, और उसमें एक टाइम बाउंड होगा, डेट लिखी होगी कि इस डेट तक आपको ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तीसरा, नेक्स्ट है संबंधित
अधिकारी आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में या तो सेवा उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया सर्विस के लिए, तो जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, जो आपको टाइम बाउंड दिया है उस निश्चित समय सीमा में या तो आपको सेवा उपलब्ध कराएगा या आपको आवेदन को नामंजूर कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो या तो आपको जो डेट दी है कि इतनी, मान लीजिए आप आवेदन करने गए और उसमें लिख दिया, जैसे आज आपने आवेदन किया और उसमें लिख दिया कि आपको लिख दिया 23 फरवरी तक आपको ये सेवा मिल जाएगी, ये सर्विस उपलब्ध हो जाएगी। तो यह 23 फरवरी तक, तो इस 23 फरवरी तक उस अधिकारी को या तो आपको सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक। यदि वो उपलब्ध नहीं कराता है और आवेदन को नामंजूर कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, रद्द कर देता है, ठीक है, तो यदि नहीं आवेदन को नामंजूर कर देता है या आपको 23 तारीख तक सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, उसमें डिले कर देता है, तो उसको कारण बताना पड़ेगा। पहले आवेदन करो, रिसिप्ट मिलेगी, उसमें कितनी तारीख तक सर्विस मिलेगी उसकी डेट लिखी होगी। अब वो उस तारीख तक या तो सर्विस उपलब्ध करा देगा या आपके आवेदन को नामंजूर कर देगा। अब आप उस डेट को सर्विस लेने जाओगे तो वो तो या तो वो रिजेक्ट कर देगा या तो उपलब्ध करेगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो नामंजूर कर दे या उस तारीख तक आपको सर्विस उपलब्ध नहीं करा पाए तो वो आपको कारण बताएगा। वो आपको क्या बताएगा? कारण। आप पूछ सकते हो कि आपने 23 फरवरी तक हमें सर्विस उपलब्ध कराने के लिए कहा था, आपने उपलब्ध नहीं कराई, या तो उपलब्ध कराई तो कोई इश्यू नहीं है, उपलब्ध नहीं कराई तो आप क्या कर सकते हो कि उपलब्ध नहीं कराई तो क्यों नहीं कही, तो आपको वो कारण बताएगा कि आपका आवेदन इस कारण से रिजेक्ट हो गया, या आपको वो बताएगा आपकी सर्विस में इस कारण से डिले हो गया, ठीक है। तो आपको उसका कारण बताएगा वो संबंधित अधिकारी। यदि वो समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करा पाता, जैसे उसने डेट लिखी थी उसका अकॉर्डिंग सेवा उपलब्ध नहीं करा पाता या आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके विरुद्ध आप ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। आपके जो रिसिप्ट दी उसमें लिखा था कि 23 फरवरी तक आपको सेवा उपलब्ध कराएंगे। यदि उसने 23 फरवरी तक सेवा उपलब्ध नहीं कराई या आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? 30 दिन के अंदर, कितने 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील करेंगे, ठीक है। अब प्रथम अपील अधिकारी के पास आपने अपील की, वो प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के भीतर आपकी शिकायत का सॉल्यूशन कर देगा। कितने दिन के भीतर? 21 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी आपके 21 दिन के अंदर आपकी सॉल्यूशन का निस्तारण करेगा। यदि आप प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से भी खुश नहीं है, प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से खुश नहीं है, तो आप 60 दिन के अंदर अंदर दूसरे अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। कितने दिन के? 60 दिन के भीतर आप दूसरे अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने दूसरे अपील अधिकारी को शिकायत कर दी, तो दूसरा अपील अधिकारी इस मामले की जांच करेगा और जो दोषी कर्मचारी है उसके विरुद्ध आप मिनिमम कितने का 500 रुपये का और मैक्सिमम 5000 रुपये तक का दंड लगाएगा। यदि दूसरा अपील अधिकारी क्या करेगा? मामले की जांच करेगा, और यदि कोई दोषी कर्मचारी है तो उसके मिनिमम कितने, कम से कम 500 रुपये का और मैक्सिमम 5000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाएगा। यानी आपको समय पर कोई लोक सेवा उपलब्ध नहीं कराता, फिक्स टाइम पीरियड में सर्विस आपको अवेलेबल नहीं कराता, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। और दंडित करेगा कौन? द्वितीय अपील अधिकारी करेगा। मिनिमम कितने? 500 और मैक्सिमम कितने? 5000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है। लेकिन यदि सर्विस उपलब्ध कराने में डिले करता है, वो तो उपलब्ध नहीं कराता तब है दंड, और यदि कोई डिले करता है, कोई अधिकारी आपको सेवा उपलब्ध कराने में डिले करता है, यदि वो डिले करता है तो उस पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। डिले करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और जो जुर्माना लगाएंगे जिस अधिकारी कर्मचारी पर जिसने सेवा उपलब्ध कराने में डिले किया, तो वो मान लीजिए उस पर 5000 रुपये का फाइन लग गया, तो उसके मूल वेतन से काटा जाएगा, दोषी कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा। ये ध्यान रखना, सरकार के खजाने से नहीं, दोषी कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा। और जो दूसरा अपील अधिकारी जो आपको आर्थिक दंड लगा सकता है, आपके मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000 रुपये का, उसके पास सिविल न्यायालय की क्या होती है? शक्ति होती है। देखिए, आपको जो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी उसकी जो समय गणना है वो आवेदन की तिथि से, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसी दिन से आपको सर्विस उपलब्ध कराने के, मान लीजिए आपको 30 दिन में सेवा उपलब्ध करानी है, तो जिस दिन अप्लाई किया उसी दिन से आपके 30 दिनों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो सेवा प्रदान करने की समय गणना आवेदन की तिथि से की जाएगी। जिस दिन आपने आवेदन किया वहीं से आपकी सर्विस उपलब्ध कराने की समय गणना की जाएगी। लेकिन इसमें जो अवकाश के दिनों की गणना नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखें। यदि मान लीजिए कोई हॉलीडे आ गया ऑफिस में
तो उस हॉलीडे वाले गवर्नमेंट हॉलीडे वाले दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई सेवा 30 दिन में उपलब्ध करानी है, ठीक है, तो मान लीजिए बीच में महीने में 4 छुट्टियाँ आ गई या 6 छुट्टियाँ आ गई, 6 अवकाश आ गए गवर्नमेंट हॉलीडे, तो उन 6 को काउंट नहीं किया जाएगा। उन अवकाश के समय को छोड़कर 30 दिन के अंदर आपको सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की तिथि। नेक्स्ट, अब राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 की कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए होता क्या कि अपने विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध, बताओ यदि आपको किसी कर्मचारी ने सर्विस उपलब्ध नहीं कराई तो आप 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास शिकायत करते हो, वो 21 दिन में निस्तारण करता है, नहीं करता है तो आप द्वितीय अपील अधिकारी को शिकायत करते हो 60 दिन में। पहले आपने अधिकारी कर्मचारी से सेवा उपलब्ध कराने के लिए कहा, उसने उपलब्ध नहीं कराई तो 30 दिन के भीतर आप प्रथम अपील अधिकारी को कंप्लेन करते हो, उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो 60 दिन के अंदर दूसरे उच्च अधिकारी हैं द्वितीय अपील अधिकारी के पास शिकायत करते हो। तो ये एक ही डिपार्टमेंट का ही तो है। सबसे नीचे दोषी कौन है? वो कर्मचारी जिसने आपको सेवा उपलब्ध नहीं कराई, उसकी कंप्लेन आपने प्रथम अपील अधिकारी को की और उसकी कंप्लेन द्वितीय अपील अधिकारी को की। तो ये उनके डिपार्टमेंट का सीनियर व्यक्ति तो है। द्वितीय अपील अधिकारी कौन होता है? उनके डिपार्टमेंट का सीनियर व्यक्ति होता है। तो जो अपने डिपार्टमेंट का जो उस डिपार्टमेंट का सीनियर व्यक्ति है वो अपने ही डिपार्टमेंट के जूनियर अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध उसको आर्थिक दंड देगा। तो ये बहुत कम संभावना होती है कि अपने ही डिपार्टमेंट का सीनियर अपने ही डिपार्टमेंट के जूनियर को आर्थिक दंड देगा या उसको दोषी मानेगा, क्योंकि यदि उसका जूनियर दोषी है तो उसका पूरा डिपार्टमेंट दोषी है। ठीक है, पूरा ये आरोप किस पे लगता है? डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो उच्च अधिकारी बहुत कम संभावना है कि वो अपने निम्न अधिकारी को दंड दे सकता है, दंड देगा या उसको दोषी मानेगा। ठीक है, तो अपने ही विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध उच्च अधिकारी सुनवाई करता है। अपने ही विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध उच्च अधिकारी क्या करता है? सुनवाई करता है। तो इसमें पूर्वाग्रह की संभावना रहती है और लोगों को न्याय मिलना क्या हो जाता है? दुष्कर, क्योंकि उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट के निम्न अधिकारी या निम्न कर्मचारी के विरुद्ध कम दो या उसको दोषी नहीं ठहराएगा या उसके विरुद्ध आर्थिक जुर्माना लगाने की थोड़ी संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के आदमी है। दूसरा, इस एक्ट में राज्य सरकार केवल 18 विभागों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार के केवल 18 विभाग ही शामिल किए गए हैं, बाकी अन्य विभाग शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि इसमें व्यापकता नहीं है। इस एक्ट में क्या नहीं है? व्यापकता नहीं है। तीसरा, इस एक्ट की पालना समुचित तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि जनता में जागरूकता नहीं है इस एक्ट को लेके, तो इसकी समुचित तरीके से पालना भी नहीं हो रही है। और होता क्या, एक ही नेचर के जो कार्य हैं उनके लिए एक ही प्रकृति का कार्य, एक तो 30 दिन में सेवा उपलब्ध हो रही है और एक ही प्रकृति का जिसको 15 दिन में सेवा उपलब्ध करे, यानी सेम ही कार्य हैं, उनके लिए अलग अलग सेवाओं का निर्धारण किया गया कि एक सेवा आपको 30 दिन में मिलेगी और दूसरे उसी नेचर की सेवा आपको 15 दिन में मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि अलग अलग समय का निर्धारण है। सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा नहीं है, वो अलग अलग है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। अब क्या करना चाहिए? ये तो इसमें कमियाँ हो गई। इस एक्ट के लिए क्या होना चाहिए? प्रभावी क्रियान्वयन कैसा हो? ठीक है, तो अपील की सुनवाई है तो एक स्वतंत्र आयोग बना दो, यानी निम्न कर्मचारी के विरुद्ध उच्च अधिकारी शिकायत कंप्लेन नहीं सुनेगा। यदि इस कर्मचारी के विरुद्ध यदि उच्च अधिकारी उसी डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी कार्रवाई करेगा तो इसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का है, एक ही डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट के निम्न कर्मचारी के विरुद्ध जब वो दोषी ठहराएगा या जुर्माना लगाएगा तो इसकी थोड़ी कम संभावना हो जाती है। तो ऐसा करें कि जो दोषी हैं अधिकारी और कर्मचारी, उनकी शिकायत के लिए, उन पर सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र आयोग बना दे जो उस डिपार्टमेंट का नहीं होकर अलग हो, ताकि उन दोषी कर्मचारी और अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। एक तो ये हो सकता है, और कर्मचारी आम जनता में इस कानून में के प्रति जागरूकता फैलाई जाए ताकि सकारात्मक इच्छा शक्ति का संचार हो सके। ये 2 काम करने चाहिए अपने को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट ये भारत में सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। तो आप समझ, राजस्थान में कब से शुरू हुआ था? 14 नवंबर 2011 से। लेकिन आपसे कोई पूछ ले लोक सेवा गारंटी एक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने 18 अगस्त 2010 को इसकी क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। तो ये एक्ट था राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट। और यू रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपका, क्या है राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट? तो एक तो याद रखना कब शुरू किया गया? 14 नवंबर 2011 को। क्या है कि जनता को
राजस्थान की जनता को एक फिक्स टाइम बाउंड में सेवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी देता है ये एक्ट। कितनी सेवाएं उपलब्ध कराने की? तो 18 विभागों की वर्तमान में 153 सेवाएं उपलब्ध कराने की बात करता है। ठीक है, फिर हमने देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, कि इससे जनता में भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी। ठीक है, ये मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएगा। इसके प्रमुख प्रोविज़न ये प्री में पूछ सकते हैं। प्रमुख प्रोविज़न क्या है? तो 18 विभागों की 153 सेवाएं। आप आवेदन करोगे सेवा प्राप्त करने के लिए तो जो संबंधित कर्मचारी वो आपको रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट में टाइम लिखा होगा कि इतनी तारीख तक आपको ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी। यदि वो सेवा इतनी तारीख तक उपलब्ध नहीं होती है, आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है। ठीक है, या आपको सेवाएं उस तारीख तक उपलब्ध नहीं कराई जाती तो आप प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। यदि आप प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन में आपकी सेवाओं का निस्तारण करेगा और यदि उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो 60 दिन के अंदर आप द्वितीय अपील अधिकारी को शिकायत कर सकते हो और वो द्वितीय अपील अधिकारी जांच करेगा और जांच में जो दोषी पाया जाता है कर्मचारी उस पर मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाएगा। तो द्वितीय अपील अधिकारी दंड लगा सकता है, उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं और सूचना देने में विलंब करने पर 250 रुपये प्रतिदिन और मैक्सिमम 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लग सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख क्या हो गए? प्रावधान हो गए। उसके बाद आपको ये बताया था कि इसमें सीमाएं और चुनौती क्या है कि अपने ही डिपार्टमेंट की सुनवाई करते हैं, निम्न के विरुद्ध उच्च अधिकारी शिकायत का सुनवाई करता है तो दोषी ठहराने का अब तो कम संभावना होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया? एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाना चाहिए और लोगों में इस एक्ट के प्रति जन जागरूकता भी होनी चाहिए। और ऐसा एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। तो ये हो गया ऑल ओवर ओवरव्यू। ठीक है, आप 5 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो विधिक अधिकार में पहला अधिकार आज आपने पढ़ा राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट। अब अपन दूसरा अधिकार पढ़ेंगे राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम। ये समझ में आया? पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑलमोस्ट स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच हो सके और घर बैठे निःशुल्क रूप से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, राइट टू राजस्थान पब्लिक हियरिंग एक्ट 2012। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 यानी इसमें राजस्थान सरकार ने आपकी कोई भी कंप्लेन है और आपकी कोई समस्या है तो उसकी सुनवाई के लिए एक आपको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। पहला क्वेश्चन, ये एक्ट कब से लागू हुआ? तो ये एक्ट 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ और राजस्थान पहला राज्य है संपूर्ण भारत में जिसने इस एक्ट को लागू किया था। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा पहला राज्य राजस्थान है। जैसे लोक सेवा गारंटी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? MP। उसी प्रकार जन सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर होगा राजस्थान। और कब से लागू हुआ? 1 अगस्त 2012 से। इस एक्ट के उद्देश्य क्या है? तो जन सामान्य जो जनता है उसकी जो शिकायतें हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समुचित और समयबद्ध उनकी शिकायतों की उचित सुनवाई हो सके और त्वरित रूप से उनका समाधान हो सके और एक निकटतम स्थान पर आपकी जो सुनवाई है वो आपके निकटतम स्थान पे। यदि आपको कोई जनता की कोई शिकायत है, कोई समस्या है तो वो उसकी एक निकटतम स्थान पर जो आपके आसपास है वो उसकी एक सुनवाई हो सके और एक निश्चित समय सीमा में आपको त्वरित रूप से न्याय मिल सके। इसके लिए जन सुनवाई अधिनियम 2012 लागू किया गया है। इन जनता की समस्याओं को सुनकर और उनका निराकरण करना, उसके लिए जन सुनवाई अधिनियम 2012। ठीक है, अब देखिए आपकी सुनवाई करने के लिए आपके निकटतम कौन कौन से अधिकारी हैं। यानी आपकी कोई समस्या है तो आप किस किस लेवल पर किस किस अधिकारी के पास जा सकते हैं अपनी समस्या को लेके और वो अधिकारी आपकी समस्याओं का सुनवाई करेंगे और त्वरित रूप से उसका निराकरण भी करेंगे। तो किस किस स्तर पर कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा आप। ग्राम स्तर पर आपको ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर VDO जिसे अपन ग्राम सेवक बोलते थे पहले, और पटवारी। यदि आपके रेवेन्यू संबंधी मामले हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व या रेवेन्यू संबंधी मामले पटवारी देखता है और राजस्व से भिन्न अन्य जितने भी मामले हैं तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? VDO ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर करेगा। तहसील स्तर पर कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। पंचायत समिति स्तर पर कौन करेगा? BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी। उपखंड स्तर पर कौन करेगा? SDO सब डिविजनल ऑफिसर उपखंड अधिकारी जिसे
एसडीएम भी बोलते हैं। जिला स्तर अलग होता है, एसडीओ और एसडीएम में अंतर अलग है, दोनों में अलग अलग है। आपको एसडीओ और एसडीएम दोनों में व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन दोनों के जो एसडीओ और एसडीएम के कार्य अलग अलग होते हैं। जिला स्तर, जिला स्तर पे कौन करता है? एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और सभी विभागों के जिला अधिकारी। जिला परिषद स्तर पे कौन होता है? तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नगर पालिका स्तर पर अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद पर आयुक्त, नगर निगम पर सीईओ, और संभाग स्तर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और सभी संबंधित विभागों के संभाग स्तर के अधिकारी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनके पास आप शिकायत कर सकते हो। ये जनता को कोई समस्या है तो आप इस लेवल पर इनसे आप अपनी शिकायत का निराकरण कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व से भिन्न मामलों पर सुनवाई के लिए कौन होता है? तो ग्राम विकास अधिकारी होता है। ऐसे एग्जाम में पूछ ले, तहसील स्तर पे कौन होता है? तहसीलदार। पंचायत समिति स्तर पे कौन होता है? बीडीओ। उपखंड पे कौन होता है? एसडीओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि किस किस स्तर पर लोक सुनवाई, जनता की सुनवाई करने के लिए कौन कौन सा अधिकारी होता है। तो जो जनता की सुनवाई करने वाला अधिकारी होता है उसे बोलते हैं लोक सुनवाई अधिकारी। लोग यानी जनता की समस्याओं की सुनवाई करने वाला अधिकारी। और किस किस स्तर पर कौन होता है तो ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्राधिकार क्या है? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 है। गारंटी एक्ट पढ़ा था अभी पहले आपने। उसके अंतर्गत 18 विभागों की जो 153 सेवाएं हैं और उनमें कोई समस्या आती है, 18 विभागों की जो 153 सेवाएं उनमें कोई समस्या आती है तो उनकी सुनवाई के लिए जन सुनवाई एक्ट 2012 लाया गया है। यदि 153 सेवाओं को प्राप्त करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो उनकी सुनवाई के लिए आपको इन स्तर पर आप शिकायत कर सकते हैं और ये जाके आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण भी करेंगे। सुनवाई का स्तर, सुनवाई के स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर पर आप सादे कागज पर अपनी शिकायत लिख के ग्राम स्तर पर वीडियो और या पटवारी, रेवेन्यू संबंधी है तो पटवारी को दे सकते हैं, तहसील स्तर पर तहसीलदार को दे सकते हैं, उपखंड स्तर पर आप वीडियो को दे सकते हैं। इन आप सादे कागज़ पर लिखकर अपनी शिकायत दे सकते हैं। और जो तहसील स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, नगर पालिका स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, जो आपकी समस्याओं को सुनते हैं उन्हें बोलते हैं लोक सुनवाई अधिकारी या जन सुनवाई अधिकारी। जनता की समस्याओं को सुनवाई करने वाला अधिकारी, जन लोक यानी जनता की समस्याओं की सुनवाई करने वाला अधिकारी, तो लोक सुनवाई अधिकारी। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी समस्या को सादे कागज़ पर लिखकर लोक सुनवाई अधिकारी के पास जाएंगे और लोक सुनवाई अधिकारी को वो शिकायत देंगे और वो आपकी समस्या का 15 दिन के अंदर, कितने 15 दिन के अंदर आपका निपटारा करेगा, निराकरण कर देगा। और यदि वो आपके मामले को खारिज कर देगा तो आपको वो कारण बताएगा, क्योंकि आपने कोई शिकायत की और आप यदि वो उस शिकायत को खारिज कर देगा तो उसका खारिज करने का आपको कारण भी बताएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 कब से लागू हुआ? तो एक तो ये डेट याद रखनी है। ठीक है, 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ, एक तो ये डेट याद रखें। और ये एक्ट लागू करने वाला राजस्थान पूरे भारत का क्या है? पहला राज्य है। ठीक है, और किस किस स्तर पर कौन सुनवाई कर सकते हैं एक याद रखना है। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है सुनवाई का स्तर कि कौन सुनवाई करेगा, लोक सुनवाई अधिकारी करेगा। अलग अलग स्तर पर अलग अलग होते हैं। आपको सादे कागज़ पर अपनी कंप्लेन लिखनी है, 15 दिन में वो सोल्यूशन करेंगे और नहीं करेंगे आपकी आवेदन को खारिज करें तो खारिज करने का कारण भी बताएंगे। ये तो हो गया पहले स्तर पर। दूसरे स्तर क्या करेगा? यदि आप पहले स्तर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो तो पहला जो लोक सुनवाई अधिकारी है जिसको आपने कंप्लेन दी थी उसके निर्णय के विरुद्ध आप 30 दिन के अंदर प्रथम अपील की जा सकती है। यदि आप उस लोक सुनवाई अधिकारी की सॉल्यूशन से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं, प्रथम अपील कर सकते हैं। और उस प्रथम अपील का 21 दिन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहली बार अपील करोगे 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हो और 21 दिन के भीतर आपकी अपील का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप यदि आपने प्रथम अपील की और प्रथम अपील के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं हो, देखो पहले लोक सुनवाई अधिकारी उससे संतुष्ट नहीं हो तो प्रथम अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर। प्रथम अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आप द्वितीय अपील कर सकते हो। 30 दिन के अंदर आप द्वितीय अपील कर सकते हो और जिसको आपने द्वितीय अपील की है वो आपका 21 दिन के अंदर अंदर आपके मामले का सॉल्यूशन करेगा। प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, प्रथम और जो द्वितीय अपील अधिकारी है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। आपने मान लीजिए किसी समस्या की सुनवाई के लिए आवेदन किया है
या उसकी प्रथम अपील की है, द्वितीय अपील की है, ठीक है अपन, तो उसके लिए ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखें आप। दंड का प्रावधान, क्या दंड है? आपने सबसे पहले अपनी कंप्लेन किससे की थी? सादे कागज़ पर लोक सुनवाई अधिकारी को की थी, ठीक है। और यदि वो आपको नियत समय में आपकी 15 दिन के अंदर आपको यदि वो सुनवाई का उचित अवसर नहीं देता, या आपकी सुनवाई नहीं कर पाता, या आप उसकी सुनवाई से संतुष्ट नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड, कम से कम, मिनिमम कितने? 500 और मैक्सिमम 5,000 रुपये का आर्थिक दंड उस पर लगाया जा सकता। कौन लगाएगा? प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी लगाए जाएंगे। और ये जो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा वो उसके वेतन से वसूला जाएगा। कहाँ से वसूला जाएगा? उसके पेमेंट में से काटा जाएगा। मान लीजिए जिस पर आपने आर्थिक दंड लगाया है, मान लीजिए द्वितीय अपील अधिकारी ने लोक सुनवाई अधिकारी के विरुद्ध, सबसे पहले कौन होता है? लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील। यदि द्वितीय अपील अधिकारी ने लोक सुनवाई अधिकारी के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया है, उसको दोषी माना है, तो ये जो लोक सुनवाई अधिकारी है ये पुनरीक्षण, ये आपको होता है, एक अपील कर सकता है। द्वितीय अपील अधिकारी था, उसने आदेश दे दिया कि लोक सुनवाई अधिकारी दोषी था, तो ये क्या कर सकता है कि उसे 60 दिन के अंदर, ये जो निचला अधिकारी है लोक सुनवाई, 60 दिन के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा नाम निर्देश अधिकारी पद को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यानी जिसको द्वितीय अपील अधिकारी ने जिस प्रथम या लोक सुनवाई अधिकारी को जो दोषी माना है, तो वो लोक सुनवाई अधिकारी 60 दिन के अंदर राज्य सरकार से पुनरीक्षण की अपील कर सकता है, रिव्यू की अपील कर सकता है कि मैं दोषी नहीं था, फिर भी मुझे दोषी ठहरा दिया गया है, ठीक है, तो मेरे वेतन से 5,000 रुपये नहीं काटे जाए, उसकी वो अपील कर सकता है। यानी उसको अपील का अधिकार है। ये ध्यान रखना, ये पूरी आपकी क्या होगी? प्रोसेस। नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये भी विधिक अधिकार में आता है। अपने इस टॉपिक में स्टार्टिंग में देखा था कि विधिक अधिकार में क्या क्या आता है, तो ये भी विधिक अधिकार में आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर होते हैं उनके कुछ राइट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विश्व में सबसे पहले 15 मार्च 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। और कब लागू हुआ? 15 मार्च 1963 को। इसलिए 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन अमेरिका में ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कब? 15 मार्च 1963 को। इसलिए 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। और विश्व उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया जाता है। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जिन्होंने 1949 में यानी 1949 में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की थी। उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की थी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने 1949 में। फिर उपभोक्ता संरक्षण बिल। उपभोक्ता संरक्षण बिल 24 दिसंबर 1986 को संसद से पास किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बिल लेके आया था। ये संसद से कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1986 को। भारत में संसद से कब पारित हुआ? 24 दिसंबर। इसलिए 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का राष्ट्रीय कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस तो ध्यान रखने 15 मार्च को विश्व, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये दो अलग अलग डेटा याद रखें, विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, कि 15 मार्च 1963 को ही अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही उपभोक्ता संरक्षण बिल संसद से पारित हुआ था। और ये लागू कब से हुआ? संसद से पारित तो 24 दिसंबर को हो गया 1986 में, लागू हुआ 87 में, 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण बिल लागू कब हुआ, तब आपकी डेट होगी 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन। अब देखिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण संसद से पारित हुआ था, 86 में पारित हुआ था, लेकिन उसमें संशोधन कब हुआ? लागू 87 में हुआ, 86 में पारित हुआ, लागू 87 में हुआ। उसमें हाल ही में 2019 में संशोधन हुआ है। जो 1980 वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन कब हुआ? 2019 में संशोधन हुआ, लेटेस्ट। और ये 2019 में संशोधन हुआ, वो लागू कब से हुआ? 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ।
यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986, उसमें संशोधन कब हुआ? 2019 में। और ये लागू कब से हुआ? जो संशोधन हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। तो हाल ही में ऐसे याद रखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो 1986 में बना था उसमें 2019 में संशोधन किया गया, और वो संशोधन किया हुआ कब से लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। अब देखिए उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त है। वस्तु या सेवा, ठीक है, वस्तु और सेवा, वस्तु खरीदता और सेवा का उपभोग करता है। तो वस्तु खरीदता और सेवा प्राप्त करता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं, सुरक्षा का अधिकार होता है, यानी ऐसी कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, यानी ऐसी कोई वस्तु और सेवा जो उनके शरीर को या उनकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है, तो उसका खरीदने का अधिकार रखते हैं। दूसरा, चयन का अधिकार रखते हैं, उचित मूल्य पर किसी भी वस्तु का आप चयन कर सकते हैं, चयन का अधिकार रखते हैं। सूचना, किसी वस्तु के बारे में आप किसी प्रकार की जानकारी जुटा सकते हैं, सूचना का अधिकार रखते हैं। सुनवाई, आपको खराब गुणवत्ता की कोई वस्तु मिल गई तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उपचार का अधिकार, ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार और शोषण की शिकायत पर आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका यदि शोषण हुआ है, आपको गलत वस्तु दी है, ठीक है, तो आप कंप्लेन करोगे तो आपको न्याय मिलेगा, यानी आपको उपचार मिलेगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तु और सेवाओं के बारे में, आपको बाजार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं मिल रही है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, उनके बारे में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये उपभोक्ता के कुछ 6 अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। राजस्थान में उपभोक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, प्राधिकरण बनाई गई। तो इसका गठन कब हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ 26 मई 1988 को। भारत में ये लागू हुआ था, लाया 86 में था, भारत में लागू 87 में हुआ, और राजस्थान में ये 26 मई 1988 को इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका सर्किट बेंच यानी शाखा कहाँ है? जोधपुर में है। और इसके पहले अध्यक्ष है करसनमल लोढ़ा, जस्टिस करसनमल लोढ़ा, क्योंकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है अथॉरिटी का। दूसरा, उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग। देखिए, उपभोक्ताओं की यदि कोई कंप्लेन है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, निवारण के लिए त्रिस्तरीय संरचना है। जिला स्तर पर भी आयोग है, राज्य स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय त्रिस्तरीय संरचना है उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हाल ही में 2019 में संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ और इनकी सुनवाई की सीमा बढ़ाई गई। इनकी सुनवाई की क्या बढ़ाई गई? सीमा बढ़ाई गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें हाल ही में करेक्शन हुआ है। करेक्शन क्या हुआ वो सुन लीजिए कि इनका जो सुनवाई का जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। पहले जिला स्तर पर जो सुनवाई होती थी वो 20 लाख तक होती थी, पूर्व में 20 लाख तक। आप यदि कोई कंज्यूमर है और उसकी 20 लाख रुपए तक की कोई कंप्लेन है तो वो जिला स्तर पे की जा सकती थी। अब उसको बढ़ा दिया 1 करोड़ रुपए तक। पहले 20 लाख तक की कंप्लेन ही जिला स्तर पे की जाती थी, अब 2019 में संशोधन करके उसमें 1 करोड़ कर दिया। अब आपकी यदि 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत है तो वो आप जिला स्तर पर कर सकते हैं। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर पहले 20 लाख से 1 करोड़ थी, पहले 20 लाख से 1 करोड़ थी ये सीमा, यानी 20 लाख से कम वाली तो जिला स्तर पे होती थी और 20 लाख से 1 करोड़ वाली किस पे होती थी? राज्य स्तर पे होती थी। और 1 करोड़ से जो ज़्यादा होती थी वो राष्ट्रीय स्तर, पहले वाली बता रहा हूँ जो पहले की लिमिट थी। 20 लाख तक की शिकायत जिला स्तर पर कर सकते थे कंज्यूमर, 20 लाख से 1 करोड़ तक की राज्य स्तर पर कर सकते थे, और 1 करोड़ से ज़्यादा होती तो वो राष्ट्रीय स्तर पे आयोग पे कर सकते थे पहले। अब इस लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया, अब इसको 1 करोड़, 20 लाख तक की थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब 1 करोड़ तक की शिकायत आप जिला स्तर के आयोग पर कर सकते हो। कितनी? 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत। और राज्य स्तर पर 1 करोड़ तक से 10 करोड़, जिला स्तर पर 1 करोड़ हो गया तो अब 1 करोड़ से 10 करोड़ ये आप राज्य स्तर पर कर सकते हो, और 10 करोड़ से ज़्यादा आप राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हो। तो पहले वाली लिमिट भी आप याद रखें, पहले वाली लिमिट याद रखें, ये 20 लाख तक थी, ये 20 लाख से 1 करोड़ थी और ये 1 करोड़ से ज़्यादा थी। अब क्या कर दिया, या 20 लाख की जगह 1 करोड़ तक कर दिया, इसको 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया,
और इसको 10 करोड़ से अधिक कर दिया। ये नया डाटा है जो आप याद रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, जो नया अपडेट हुआ है। और नया क्या हुआ है 2019 में संशोधन करके, 2019 में संशोधन करके एक नया और बनाया है CCPA, यानी CCPA की फुल फॉर्म पूछे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये भी 2019 में संशोधन करके बनाया गया है। तो 2019 में संशोधन करके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। क्या करता है ये उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। और इस अथॉरिटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और ये अथॉरिटी एक अन्वेषण एजेंसी है, ठीक है, जो उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करेगी। यदि किसी ने भ्रामक विज्ञापन दिए तो उनको रोकने का आदेश देगी। साथ ही असुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं उनको वापस लेने का अधिकार देगी। तो ये सारा काम कौन करेगी। यदि कोई गलत विज्ञापन आ रहा है, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, या आपको कोई भ्रामक सूचनाएं दी जा रही है, ठीक है, तो ये एजेंसी उसकी जांच करेगी। कौन सी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। दूसरा, इसी के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई। वो तो था प्राधिकरण, अथॉरिटी थी वो तो, और यह काउंसिल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये तो 1987 में बना दी गई थी। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद काउंसिल ये 1987 में बना दी गई। ये उपभोक्ताओं के मुद्दों पर एक सलाहकारी परिषद है। उपभोक्ताओं के जितने भी इशू है, कंज्यूमर इशू है, उन पर एडवाइस देने के काम करता है, सलाह देने का काम करती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपसे कोई पूछ ले, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन 1987 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। इन केंद्रीय के उपभोक्ता मामलों के मंत्री खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। इसका परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ये परिषद कब बनाई गई, तो 1987 में बनाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2019 में क्या क्या हुआ, जो उपभोक्ता संशोधन में संशोधन हुआ था, उपभोक्ता अधिनियम में 1986 में 2019 में, उसके तहत नया क्या हुआ, उत्पाद दायित्व की धारणा, यानी जो भी उत्पाद निर्माता है, सेवा कंपनी है, विक्रेता है, उसका दायित्व बनता कि वो भ्रामक जानकारी ना दे। उपभोक्ता ऐसी जगहों से भी शिकायत कर सकते हैं जहाँ वह रहते हैं, जहाँ अपने घर पे रहते हैं तो घर से भी वो शिकायत कर सकते हैं। पहले जहाँ सामान खरीदते थे वहीं जाके वापस कंप्लेन करते थे, अब ऐसा नहीं है। सुनवाई, आपको कंप्लेन किया तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हो जाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन.com है, कहीं और से सामान खरीदा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की देनी होगी सूचना। 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की देनी होगी सूचना। शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शिकायत का सोल्यूशन हो जाएगा। यदि 5 लाख रुपए तक का मामला है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्य आयोग तो हर 3 महीने में केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देगा। और मिलावटी और यदि नकली सामानों का है तो उसके लिए बिक्री करने वालों को सजा का प्रावधान किया गया। ये 2019 में कुछ नए हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। अब चलते हैं सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर देखिए, सिटीजन चार्टर को हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक अधिकार पत्र। यानी नागरिकों को एक पत्र के माध्यम से एक पत्र जारी किया जाता है हर डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे, तो उसे बोलते हैं नागरिक अधिकार पत्र। और ये विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर प्रारंभ हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र कहाँ प्रारंभ हुआ था, तब आपका आंसर होगा ब्रिटेन में। और कब प्रारंभ हुआ था, 1991 में। हुआ यूँ था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर। जॉन मेजर ने एक वाइट पत्र का मतलब था सरकारी आदेश। सरकार अपना एक आदेश जारी करती है, उसे बोलते हैं वाइट लेटर, श्वेत पत्र। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने एक श्वेत पत्र जारी किया, और उस श्वेत पत्र में बताया कि सार्वजनिक सेवा के 6 सिद्धांत हैं। श्वेत पत्र में बताया कि सार्वजनिक सेवा है उसके 6 सिद्धांत हैं, 6 मापदंड है। जैसे मानदंड, पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना, विकल्प होना चाहिए। आप कोई भी यदि सार्वजनिक सेवा, ठीक है, लेते तो उसका कोई निश्चित स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसकी सूचना देनी चाहिए, उसके पास ऑप्शन होने चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए और सुलभता, आसानी से पहुँच हो। तो कोई भी आपको सेवा उपलब्ध हो तो उसके लिए ये अधिकार दिए गए हैं, ये नागरिकों के अधिकार है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर,
उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोगों को सेवाएं देने के लिए, सार्वजनिक सेवाएं, सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य करने वाला है उसको सम्मानित करने की एक योजना चलाई, चार्टर मार्क स्कीम। तो चार्टर मार्क स्कीम क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने अपने कार्यकाल में जो सबसे अच्छी सरकारी सेवाएं, ऐसा डिपार्टमेंट जो सबसे सुलभ और आसानी से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और उसको सम्मानित करने की जो योजना थी वो थी चार्टर मार्क स्कीम। तो सिटीजन चार्टर क्या है? प्रत्येक डिपार्टमेंट नागरिकों को कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रहा है, सस्ती उपलब्ध कराई जा रही है, सुलभ गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, उसमें पारदर्शिता है या नहीं है, तो ये एक लेटर जारी करता है प्रत्येक डिपार्टमेंट। उसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र। तो सिटीजन चार्टर क्या है? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही तो है, दस्तावेज ही तो है, जो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन सी सेवाएं एक नागरिक को उपलब्ध करा रहा है वो किस में लिखी होती है? सिटीजन चार्टर में होती है। सिटीजन चार्टर में सिटीजन शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्राहक जिनके हित और मूल्य नागरिक अधिकार पत्र से, यानी ग्राहकों को हितों का ध्यान रखते हुए, उनके नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए जो उनको अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं उसे बोलते हैं सिटीजन चार्टर। भारत में देख लेते हैं क्या, विश्व में तो देख लिया। भारत में सिटीजन चार्टर लागू करने हेतु 24 मई 1997 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था कि कैसे प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन लागू जा सके। तो प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन इस विषय पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था 1997 में, और उसमें 9 सूत्री कार्य योजना बनाई कि कैसे प्रभावी और उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था 1997 में, और इसमें 9 सूत्री कार्य योजना तैयार हुई थी। 9 सूत्री कार्य योजना। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ है कॉमन काज और उसके संचालक हैं SD सौरी। उन्होंने सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र के लिए आंदोलन चलाया था, जिसे सूचना के अधिकार के लिए अरुणा रॉय ने। उसी प्रकार सिटीजन चार्टर के लिए आंदोलन चलाने वाले कौन थे? एनजीओ था कॉमन कॉज और उसके डायरेक्टर थे SD सौरी। भारत में सबसे पहले किस डिपार्टमेंट ने सिटीजन चार्टर जारी किया था? तो भारत के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने सबसे पहले सिटीजन चार्टर जारी किया था 1997 में। मैंने कहा सिटीजन चार्टर क्या होता है? एक किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, किसी भी मिनिस्ट्री या मंत्रालय के द्वारा नागरिकों को कौन कौन सी सस्ती, सुलभ और गुणवत्तायुक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, उसका उल्लेख होता है, उसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। और सबसे पहले किस मंत्रालय ने उपलब्ध कराया भारत में? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने उपलब्ध कराया। उसके बाद यदि आपसे पूछे तो राजस्थान में सबसे पहले किसने कराया? तो राजस्थान में सिटीजन चार्टर 1998 में, भारत में 1997 में, राजस्थान में 1998 में। राजस्थान के भी नागरिक आपूर्ति विभाग ने, सेंटर में मिनिस्ट्री मंत्रालय बोलते हैं और स्टेट में राजस्थान में उसे विभाग बोलते हैं। तो राजस्थान में नागरिक आपूर्ति विभाग ने 1997 में उपलब्ध कराया और राजस्व मंडल ने 1999 में। तो राजस्थान में सबसे पहले नागरिक आपूर्ति विभाग, उसके बाद राजस्व मंडल ने सिटीजन चार्टर जारी किया था। सिटीजन चार्टर के उद्देश्य क्या है? कि लोक सेवाएं, जनता को जो सेवाएं मिल रही है उनकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। ये सिटीजन चार्टर का उद्देश्य है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके, सेवाओं स्टैंडर्ड सेवाएं मिल सकें, विकल्प का ऑप्शन हो उनके पास, मूल्य, उचित मूल्य पर सेवाएं मिल सके, उत्तरदायित्व हो व्यक्ति और संगठन दोनों का, सरकारी संगठन जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं जनता के प्रति, और ट्रांसपेरेंसी हो। ये सिटीजन चार्टर के कुछ प्रमुख सिद्धांत और घटक हैं। और फिर सिटीजन चार्टर में शामिल बिंदु कौन कौन से? क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, मिशन क्या है, संगठन द्वारा कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उपभोक्ता का विवरण, कौन कौन से किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, फिर ग्राहक को कौन कौन सी सेवाओं की उपलब्ध की जा रही है, शिकायत निवारण तंत्र क्या है, यदि ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। तो सिटीजन चार्टर के प्रमुख घटक देख लिए, उद्देश्य और प्रमुख बिंदु, और क्या होता है सिटीजन चार्टर उसको भी देख लिया। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य क्या है? प्रशासन में पारदर्शिता लाना, जवाबदारिता, उत्तरदायिता, ग्राहक सेवा को सुविधाजनक बनाना, आमजन के लिए शासन को सुगम बनाना, नागरिकों को कम समय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराना।
तो ये तो हो गए क्या इसके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने विधिक अधिकार देख लिया, जिसमें प्रमुख अधिकार गारंटी एक्ट, लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट 2011, जन सुनवाई का अधिकार 2012 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें एक इम्पोर्टेंट आता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और उस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। राज्य सूचना आयोग मैंने पढ़ाया था, और राज्य सूचना आयोग के साथ साथ मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी कराया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये भी विधिक अधिकार में आता है। इसको मैंने यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा राज्य सूचना आयोग का। राज्य सूचना आयोग के साथ ही मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ाया। तो विधिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार पढ़ने हैं आपको? लोक सेवा गारंटी एक्ट पढ़ना है, वो मैंने पढ़ा दिया। जन सुनवाई का अधिकार वो भी मैंने पढ़ा दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो भी मैंने पढ़ा दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका मिल जाएगा। बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप हमेशा पढ़ते रहते हो, मनरेगा पढ़ते रहते हो, शिक्षा का अधिकार पढ़ते रहते हो, ठीक है, ना खाद्य अधिकार, ये तो आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हो। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए, और सिटीजन चार्टर भी करा दिया। क्या होता है सिटीजन चार्टर? तो ये एक आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर। अब इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कर लिए तो ऐसा मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन प्री में बाहर नहीं होगा। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट में गारंटी दी गई? 2011 जब ये प्रारंभ हुआ था कितनी सेवाओं को? तो प्रारंभ हुआ तब 108 सेवाओं को। ये आर एस प्री 2013 में पूछा गया था जो 2015 में हुआ था, ठीक है। तो प्रारंभ में कितनी? 108 सेवाएं, और वर्तमान में पूछे तो 153 सेवाएं, ये ध्यान रखें। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो आर एस में पूछा गया। दूसरा, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायती स्तर पर, बताओ, जनता की शिकायतों की सुनवाई करने वाला पंचायत स्तर पर रेवेन्यू से भिन्न मामलों की, राजस्व के मामलों की तो पटवारी करता है, राजस्व से भिन्न मामलों की कौन करेगा? ग्राम सेवक करेगा। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी एक्ट, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी तो पता होने चाहिए कैसे पूछे जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी एक्ट कब से लागू हुआ? तो ये 14 नवंबर 2011 से लागू हुआ था। भारत का पहला राज्य जिसने लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू किया, एमपी। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू किया था 18 अगस्त 2010 को। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब से लागू हुआ? 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ था। नेक्स्ट, पंचायत समिति स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत लेवल पर नहीं, पंचायत समिति, और पंचायत समिति में कौन करता है? तहसीलदार करता है। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम पर आर्थिक दंड अधिकतम कितना लगाया जाता है? अधिकतम 5,000 रुपये। अधिकतम कितना लगाया जाता है? 5,000 रुपये। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछते, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछते तो 15 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण 1986 कब से लागू हुआ था? तो ये आपसे पूछे 15 अप्रैल 1987 से लागू हुआ था। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो परिषद का गठन 1987 में किया गया था। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण 2000 हाल ही में संशोधन कब 2019 में, उसके तहत राज्य स्तर पे जो आयोग होता है वो कितने रुपए तक की शिकायत सुन सकते हैं? तो मैंने कहा जिला स्तर वाला 1 करोड़, राज्य स्तर वाला 1 से 10 करोड़, और राष्ट्रीय वाला 10 करोड़ से अधिक। तो राज्य पूछा तो 1 से 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ रुपए तक की। जन समस्याओं के निराकरण, यह RS प्री 2016 में पूछा था कि जन समस्याओं के निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है? तो बताओ, जन सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था 1 अगस्त 2012 को। हाँ, लोक सेवा गारंटी वाला पहला राज्य MP था, लेकिन जन सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। अब RS में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये आपके RS मेंस में भी है। प्री में तो मैंने सारा करा दिया, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? RS मेंस 2018 में पूछा था, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने वाले गारंटी अधिनियम जो मुख्य विशेषताएं, 100 वर्ड 10 मार्क्स का पूछा था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आराम से इसकी विशेषताएं लिख सकते हो आप। 2016 वाले में पूछा था, राजस्थान में नागरिक अधिकार पर क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, इसके सकारात्मक प्रभाव और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये 2016 मेंस में पूछा गया था। देखो, 2013 के मेंस में भी क्वेश्चन आया, 16 के मेंस में भी आया, और 18 के मेंस में, तीनों मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। 13 के मेंस में क्या था? राजस्थान राज्य में इसके निर्माण से लेकर अब तक कौन कौन से प्रशासनिक नवाचार हुए हैं?
लोक प्रशासन नीति और स्वयं के क्षेत्र में भरपूर नवाचार, तो ये नवाचार लिखना है। जन सुनवाई का अधिकार लिखना है, गारंटी एक्ट लिखना है, उपभोक्ता वाला लिखना है, सूचना का अधिकार लिखना है, खाद्य सुरक्षा वाला लिखना है। ये नए नवाचार ही तो है। सिटीजन चार्ट में क्या नवाचार, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो मेंस में भी कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहा है 13, 16, 18। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कॉलेज लेक्चर में भी है, सिलेबस में है, स्कूल लेक्चर में भी है, और सेकंड ग्रेड में भी है, पटवारी में भी है, रीट में भी है, और आरएस में भी है। सबके लिए ऑल ओवर टॉपिक है। तो मैंने पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और पसंद आया तो लाइक करें, और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इससे ये पता लगेगा आपको कितना टॉपिक समझ में आया और वास्तव में क्या आपको बुक से कुछ हटकर मिला। कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।